नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन से संबंधित वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का क्विकली अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल अवेलेबल है, तो 71% आप बताएंगे कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी विद्यमान है। लेकिन ये सारा पानी पीने योग्य नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, ये सॉल्टी वाटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो कितना है, तो वो लगभग 3% है। लगभग 97% पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। देन क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, तो वो समय और स्थान के आधार पर वर्गीकृत है। यानी किसी स्थान पर किसी समय पर पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है तो किसी स्थान पर कम अवेलेबल होता है। देन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो टोटल एरिया वो विश्व के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत भाग है। 2.4 या 2.45 आप कह सकते हैं प्रतिशत। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जो वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं उसका भारत में कितना हिस्सा अवेलेबल है, तो 4% अवेलेबल है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत की जो कुल जनसंख्या 121 करोड़ है वो विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो लगभग 16% है। देन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में एक वर्ष में जो पानी प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण के माध्यम से होता है, गिरता है आसमान से धरातल की ओर, तो वो टोटल कितना होता है, तो वो लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर होता है। ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर जो सरफेस वाटर है और जो पुनर्भरण योग्य ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो कुल मिलाकर कितना अवेलेबल है, तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर ये अवेलेबल है। देन आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो टोटल पानी है उसका बेनिफिशियल यूज कितना प्रतिशत हम कर पाते हैं, तो वो केवल 60% यूज कर पाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो यूजेबल वाटर है वो कितना है, तो वो है 1122 क्यूबिक किलोमीटर, यानी इसका इतना भाग। ठीक है। नेक्स्ट आपसे आएगा कि जो सरफेस वाटर धरातल या जल है इसके 4 प्रमुख सोर्स कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप बताएंगे रिवर, लेक, पॉन्ड एंड टैंक। ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा कि यदि 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तक पानी बहता हो और उसको एक नदी मान लिया जाए तो भारत में कुल मिलाकर ऐसी कितनी नदियां हैं, तो वो हैं 10,360। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो टोटल नदियां हैं उनका एनुअल जो वार्षिक पानी का प्रवाह है वो कितना है, तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर, 1869 घन किलोमीटर। देन आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो सरफेस वाटर है उसका कितना प्रतिशत पानी हम यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो लगभग 690 क्यूबिक किलोमीटर यानी 32%। देन आपसे ये पूछा जाता है कि किसी नदी बेसिन में वहाँ पर जो पानी अवेलेबल होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो आप बताओगे वो नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है जहाँ से वो नदी बहती है उसके आकार पर डिपेंड करता है और वहाँ पर कितनी बारिश होती है इस पर डिपेंड करता है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं 3 नदियों के नाम बताओ जिनका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, ह्यूज है, तो वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि बराक रिवर भारत के किस हिस्से में बहती है, तो आप बताओगे नॉर्थ ईस्ट हिस्से में, ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है बांग्लादेश में। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो टोटल सरफेस वाटर है कंट्री का, तो उसका आप कितना हिस्सा यूज करते हैं, तो 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो है वो आप कहीं ना कहीं यूज किया जाता है और ये 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री के लगभग बनता है। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत में पुनर्भरण योग्य रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो कितना अवेलेबल है, 432 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है। और इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि
जो अंडरग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है वो किस एरिया में ज़्यादा है, तो आप बताओगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो प्लेन एरिया है और साउथ इंडिया के मैदानी भागों में। देन आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस राज्य में अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो है पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान और साउथ इंडिया में तमिलनाडु। तो यहाँ तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में ज़्यादा है। उसके पीछे कारण क्या है कि तमिलनाडु का ईस्टर्न जो भाग है वो मैदानी भाग है, कोस्टल एरिया जो है वो मैदान है, इसलिए मैदान में जो इरिगेशन है उसमें सबसे ज़्यादा यूज जिसका होता है अंडरग्राउंड वाटर का। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के किन राज्यों में लगून लेक, जिनको बैक वाटर लेक या कयाल बोला जाता है, पश्च प्रदेश भी बोला जाता है, ऐसी झील होती है अर्धचंद्राकार की जिसमें समुंदर जो है काफ़ी अंदर सतल की ओर आ जाता है, तो वो किन किन में है, तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है, तो इन और उड़ीसा में चिल्का लेक, केरला में वेबनाड कयाल और वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा में इस प्रकार की झीलें मिलती हैं। इसके अलावा तटीय राज्यों में आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और तमिलनाडु में पुलिकट झील भी ऐसी ही झीलें लगभग हैं। तो नेक्स्ट आप बताओगे कि जो बैक वाटर, इनको ब्राकिस वाटर भी बोला जाता है, तो इन लैगून लेक में पानी कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे ब्राकिस मीन्स लवणीय जल, खारा जल होता है। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लगून लेक हैं इनके पानी का कैसे हम यूज करते हैं या ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हैं, तो आप बताओगे इनमें फिशिंग की जा सकती है, जो खारे पानी की मछलियाँ होती हैं। देन इसमें कुछ एक पैडी क्रॉप्स हो जाती हैं जो खारे पानी में कुछ किस्में उग जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोकोनट के ट्री हो सकते हैं, कोकोनट का प्रोडक्शन हो सकता है, इसमें इरिगेशन हो सकती है और पूरी की पूरी जो लगून है ये एक टूरिज्म का केंद्र हो सकती है। इसके अलावा वेबनाड कयाल जो केरल में है उसमें नेहरू ट्रॉफी नेशनल जो गेम है वो कराए जाते हैं, तो ये ऐसी गतिविधियों का केंद्र हो सकते हैं और ये टूरिज्म का अट्रैक्शन बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 जनसंख्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप बताओगे एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर और किस राज्य में है, तो आप बताओगे सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में, नांगल पंजाब में है। देन आपसे पूछ लिया जाए कि हीराकुंड डैम कहाँ है, तो आप बताओगे ओडिशा में है, महानदी पर है। देन आपसे पूछ लिया जाए कि दामोदर वैली कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी पर। नागार्जुन सागर कहाँ है, तो ये कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। ये कहाँ से निकाली गई है, तो सतलुज और ब्यास नदियों के संगम हरीके बैराज से पंजाब से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, तो ये राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रवाहित होती है। देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो अंडरग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो आंसर आएगा इरिगेशन। अंडरग्राउंड वाटर का 92% और सरफेस वाटर का 89% हिस्सा इरिगेशन में यूज होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेकंड हाईएस्ट यूज जो अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर उसका कहाँ होता है, तो आप बताओगे वो होता है डोमेस्टिक सेक्टर में, ठीक है, लगभग 9% के आसपास। और तीसरा आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा प्रमुख यूज कहाँ है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, ठीक है, सरफेस वाटर का 2%, ग्राउंड वाटर का 5%। नेक्स्ट आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में मेनली सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज हो रहा है, तो वो हो रहा है इरिगेशन में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में वे फसलें बताइए जो भारत में या वैसे भी नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि वे फसलें बताइए जिनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, तो शुगर केन, जूट और राइस। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो पैकेज टेक्नोलॉजी रही 1966-67 के आसपास ये आई, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन राज्यों में रहा, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश। अगर एरिया की बात करें तो वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा
जो नेट सोन एरिया है, जो कुल बोया गया क्षेत्र है, उसका 85% किस राज्य के अंतर्गत आता है या किन राज्यों में आता है? तो आपका जवाब आएगा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया किस राज्य में है? तो वो है पंजाब में 76%, हरियाणा में सेकंड पोजीशन है 51% एरिया, यानी मोर देन 50%। देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि लगातार जो इरिगेशन हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर से, उसका साइड इफेक्ट बताइए कोई एक। तो आप बताओगे अंडरग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाना और उसमें लवणता का बढ़ना। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी को यूज किए जाने का कोई एक साइड इफेक्ट बताइए। तो आप बताओगे उसके अंदर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन राज्यों में अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है ज़्यादा यूजेज के कारण? तो आपका जवाब आएगा वेस्ट बंगाल और बिहार। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जो ओवर इरिगेशन है उसका एक साइड इफेक्ट बताइए। तो आप बताओगे मृदा की लवणता, सेलाइजेशन ऑफ या सेलिनिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसका वाटर रिसोर्सेज पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? तो आप बताओगे कि पर कैपिटा जो अवेलेबल ऑफ वाटर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। देन आप बताओगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाटर क्वालिटी से आप क्या समझते हैं? तो उसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ वाटर या वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, यानी किसी प्रकार के अवांछनीय पदार्थों से मुक्त पानी या स्वच्छ जल। देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाटर में जो पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूटेंट मैटर होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा केमिकल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है या डोमेस्टिक वेस्ट उसमें घुला हो सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत की 2 हाईली पोल्यूटेड रिवर का नाम लिखिए। तो आप जवाब देंगे गंगा और यमुना। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा यमुना। ठीक है, देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं उसमें वाटर पोल्यूशन का मूल कारण क्या है? तो वो बताएंगे आप फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया में क्या कारण है? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका एक कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे। देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि सीजन के अनुसार जो वाटर है वो कब ज़्यादा पोल्यूट होता है? तो वो होता है समर सीजन में, क्योंकि उसमें जो रिवर में पानी की मात्रा वो कम हो जाती है और पोल्यूटेंट जो जितना मात्रा में पहले होता है वही अगर उस थोड़े मात्रा में मिलेगा तो ज़्यादा पानी दूषित हो जाएगा। देन आपसे CPCB की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो आप जवाब देंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPCB और स्टेट कंट्रोल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन दोनों ने मिलकर देश में कितने मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं? तो वो है 507। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है? तो जवाब आएगा यमुना। दिल्ली से इटावा के बीच, आगरा से थोड़ा आगे है इटावा, तो दिल्ली, आगरा और इटावा के बीच में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है यमुना। देन आपसे कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड ही पूछे जा सकते हैं, रिवर से रिलेटेड, कि अहमदाबाद में कौन सी नदी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी है? तो अहमदाबाद बसा है साबरमती के किनारे पर, तो साबरमती। लखनऊ में कौन सी नदी है? तो गोमती। काली और अड्यार और क्यूम नदियां, ये इनका स्ट्रेच भी पोल्यूटेड है। तो अड्यार रिवर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो अड्यार रिवर चेन्नई में है। देन आपसे मदुरई के बारे में पूछा जा सकता है कि मदुरई में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो पोल्यूटेड स्ट्रेच है उसकी वेगाई। देन आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे लोकेटेड है? तो मूसी नदी के किनारे है और इसकी स्ट्रेच भी पोल्यूटेड है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गंगा नदी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड किस हिस्से में है? तो आप जवाब देंगे कानपुर और वाराणसी के पास, और वाराणसी भारत का सबसे प्राचीन शहर है और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेदर इंडस्ट्री के लिए
प्रसिद्ध है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब पारित हुआ? तो जवाब आएगा 1974। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1986। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर सेस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1977 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? तो वाटर को मैनेज करना और उसको कंट्रोलली यूज्ड करना वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है, जिसके अंदर जो रन ऑफ यानी बहता हुआ पानी है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टोर रखना और उसको रिचार्ज करना, ये सब इसमें शामिल है। देन आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बरसात के जल को एकत्रित करना। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाली क्या है? तो आप बताओगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो वाटर शेड मैनेजमेंट से संबंधित है, जो जिसका उद्देश्य है रूरल पॉपुलेशन को पानी के संरक्षण के लिए मोटिवेट करना। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीरू मीरू कहाँ की योजना है और इसका क्या अर्थ है? तो आप बताओगे नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की एक जल संरक्षण की योजना है, जिसका मतलब होता है नीरू मीन्स पानी और मीरू मीन्स आप, पानी और आप, वाटर एंड यू। देन आपसे पूछा जा सकता है अरवारी पानी संसद किस राज्य की वाटर कंजर्वेशन स्कीम है? तो आप बताओगे अलवर राजस्थान की। देन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में हर जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे घर है, चाहे दुकान है, चाहे मार्केट है, कुछ भी आप बना रहे हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो लगाना कंपलसरी है। तो जवाब आएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो लोकल लेवल पर पानी एकत्रित करने का बड़ा सा गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप बताओगे जोहड़ या टैंक, या जिनको हम, और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में अंडरग्राउंड एक चैम्बर या कमरा बनाया जाता है या टैंक बनाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, और उसमें जो बारिश का पानी भरा जाता है उसको क्या कहेंगे? तो आप उसको बताओगे टांका। अंडरग्राउंड कमरे को टांका बोलते हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में किया जाता है, और इस पानी को बोला जाता है पार्लर पानी। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रालेगन सीधी भारत के किस राज्य में है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए फेमस एक स्थान है। जो अन्ना हजारे हैं उनका संबंध भी यहीं से है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू हुई? तो ये हुई थी 2002 में। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जल क्रांति अभियान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 2015 में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल गवर्नमेंट की? तो आप बताओगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जल क्रांति अभियान, और इसका उद्देश्य है पर व्यक्ति जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल क्रांति अभियान के तहत 672 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सिलेक्टेड गांव थे उनको किस रूप में डेवलप किया गया? तो वो था जल ग्राम। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जल क्रांति अभियान के तहत नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट को सिलेक्ट किया गया? तो आप डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन वाइज इनको याद रखें। नॉर्थ में यूपी और हरियाणा, साउथ में कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, वेस्ट में राजस्थान और गुजरात, ईस्ट में उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। तो ये इसमें प्रमुख रूप से शामिल किए गए थे। देन आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाटर किस प्रकार का रिसोर्स है? तो अबायोटिक रिसोर्स है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि किस साउथ इंडियन स्टेट के अंदर जो पर कैपिटा वाटर की कंजम्पशन है, यूजेज है, वो सबसे ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में, तो वो है तमिलनाडु में, क्योंकि वो उसका बहुत सारा हिस्सा मैदानी है। देन आप बताओगे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईली प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर,
इन इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रीज, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा है? तो आपका जवाब आएगा इरिगेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जिसका क्विकली रिव्यू हमने किया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।